हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 20 दिन 20 मैराथन की क्लास 1। ठीक है, जैसा कि मैंने भी आपको एक दो दिन पहले इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली थी। मैंने आपको बताया था कि सीजीएल 2024 का जो आपका एग्ज़ाम है, जो अगले महीने की 9 तारीख से यानी कि 9 सितंबर से होने वाला है, तो उसी के लिए उसी को फोकस करते हुए ये जो 20 दिन 20 मैराथन की क्लास है, ये मैंने प्लान की है। ये मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ यूट्यूब पे, और मैं आप लोगों को इसके अंदर इंग्लिश में पूरी जो इंग्लिश एक तरीके से मैं आपको क्या करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा आने वाले 20 दिन के अंदर। जितने भी 2018 से लेकर 2023-24 तक एग्जाम हुए हैं एसएससी के, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई सा भी एग्जाम हुआ हो, उनमें जितने भी स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, ब्लैंक्स के क्वेश्चन, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड इडियम्स, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, जितना भी आया है वो सारा का सारा मैं आप लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आज क्लास 1 है। वैसे तो ये क्लास सीजीएल 2024 वालों के लिए है, लेकिन अगर आप एमटीएस 2024 की तैयारी कर रहे हो, जिसका एग्जाम भी 1.5-2 महीने में शायद होने वाला है, अक्टूबर में शायद उसका एग्जाम स्टार्ट है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप अगर इस 20 क्लास को देख लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 20 क्लास को छोड़ो, आप आज की क्लास को ही देख लो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस 20 दिन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या कमाल और धमाल हम लोग मचाने वाले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर कि जो बच्चा 20 दिन मेरे साथ रुक गया, 20 दिन मेरे साथ पढ़ लिया, 20 की 20 क्लास उसने ले ली, मेरे को पूरा भरोसा है कि इंग्लिश में प्री के अंदर 45 प्लस का स्कोर वो बच्चा करके आएगा। मेरे को पूरा भरोसा है, बस एक बार आप बन के देखो, रह के देखो क्लास में साथ में। ठीक है, चलो तो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्लास 1 है। क्लास को किस तरीके से मैंने अरेंज किया मैं आपको बता दूं। पहले आपके सामने स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपके सामने ब्लैंक के क्वेश्चन आएंगे, फिर सिनोनियम के, फिर एंटोनियम के, फिर इडियम के, फिर वन वर्ड्स के। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप अगर चाहो तो पॉज कर करके खुद क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, पहले ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी तैयारी को चेक भी तो करोगे ना कि एग्जाम में 1 महीना बचा है, तो आपकी तैयारी किस लेवल पे है। तो पहले आप वो चीज़ चेक करोगे कि हाँ, आपको कितना आता है। जैसे मैं स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन खोलूंगा एक एक करके, जैसे जैसे मैं नेक्स्ट करता जाऊंगा, तो आप फटाक से क्या करना, किसी भी टाइम पे पॉज कर देना उसको, जब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा हो स्क्रीन पे, और आप उसको खुद एक बार कॉपी में उसका आंसर लिख लेना। फिर जाहिर सी बात है, जब आप उसको रिप्ले करोगे तो मैं आपको सॉल्व कराता हुआ दिख जाऊंगा। इससे क्या होगा, आप लोग चेक कर सकते हो अपने आप को। ठीक है भाई, चलो तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एरर फाइंड करना है कि इसमें इस सेंटेंस में क्या एरर है। देखो, दिस इज द बुक, ये वो बुक है, whom I wanted to buy, ये वो बुक है जिसको मैं खरीदना चाहता था, जिसको मैं खरीदना चाहता था। आपको अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता दूं। मैं साथ साथ में चीजों को एक्सप्लेन भी करता चलूंगा भाई। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो हु होता है ना, ये हम लगाते हैं ह्यूमन बींग के लिए। किसके लिए लगाते हैं, ह्यूमन बींग के लिए, यानी कि इंसान के लिए। ठीक है, जो हम विच जो हम लगाते हैं, ये हम लगाते हैं किसके लिए, विच हम लगाते हैं एनिमल के लिए, ठीक है, या थिंग के लिए, एनिमल्स या थिंग्स के लिए, यानी कि जानवर और वस्तुओं के लिए। दैट जो हम लगाते हैं वो हम ह्यूमंस के लिए भी लगाते हैं, ठीक है, एनिमल्स के लिए भी लगा सकते हैं, और इसको हम थिंग्स के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ बेसिक चीज़ें याद रखना। और एक हुम होता है, इसको भी हम लगाते हैं किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। किसके लिए लगाते हैं, ह्यूमंस के लिए। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, हु और हुम में। फिर हु जो होता है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, और हुम जो है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। आपको बस इतना याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत ईजी पड़ जाएगा, ये वाला जो क्वेश्चन बहुत ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ब्लर टाइप का दिख रहा हो, नहीं दिख रहा। अगर आप फोन में देख रहे हो तब तो आपको नहीं दिख रहा ब्लर, लेकिन अगर आप इसको सिस्टम में पूरे मतलब स्क्रीन को फुल करके अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा आपको जो है ना ये ब्लर दिख रहा हो क्वेश्चन। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब मैं फाइल इंपोर्ट कर रहा था तभी कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अब 70 से ऊपर पेजेस को दोबारा से करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि आपको क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा। ठीक है भाई, अब आप इस क्वेश्चन में मुझे एरर बता सकते हो। दिस इज द बुक, ये वो बुक है, ये वो बुक है, whom I wanted to buy, जिसको मैं खरीदना चाहता था। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, उसको आपको कैसे पहचानना है कि वहां पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, उससे पहले वाला जो होता है ना, जो उससे पीछे लिखा होता है, यानी कि उसका क्या, उसका एंटीसीडेंट, उसका एंटीसीडेंट आपको उसको देख लेना होता है। अगर वो एक ह्यूमन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हु लग जाता, अगर वो एनिमल या थिंग है तो वहां पर विच लग जाता, अगर वो ह्यूमन है लेकिन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वहां पर क्या लग जाता, हुम लग जाता। और दैट कब लगता, दैट भी सबके लिए लगता है, ह्यूमन के लिए भी, एनिमल के लिए भी, थिंग के लिए भी। उसकी कुछ लिमिटेशन होती है अपनी। ठीक है, वो लिमिटेशन क्या है, आगे में क्वेश्चंस और आएंगे उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यहाँ पर हम बुक की बात कर रहे हैं। तो बुक क्या है, बुक एक वस्तु है भाई,
बुक एक वस्तु है, तो वस्तु के लिए आप यहाँ पर हुम तो नहीं लगाओगे, हुम तो लगाते ह्यूमंस के लिए। तो एरर तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हुम नहीं आएगा सर जी, ठीक है। अगर मैं थिंग्स के लिए बात करूँ तो यहाँ पर क्या लगाओगे, विच लगाओगे, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया आपको कि थिंग्स के लिए दैट भी आता है, तो यहाँ पर दैट भी आप लगा सकते हो, ठीक है। हुम नहीं आएगा। दिस इज द बुक विच आई वॉन्टेड टू बाय, या दिस इज द बुक दैट आई वॉन्टेड टू बाय, दैट आई वॉन्टेड टू बाय। समझ में आया। तो यानी कि आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो एरर जो है वो हुम वाले पार्ट में, यानी कि जिसमें हुम लिखा होगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर आ गया आपका सी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आप क्या करोगे, पॉज कर करके खुद ट्राई करते रहोगे। अगला क्वेश्चन, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दोज पेरेंट्स। दोज का मतलब क्या होता है, दोज का मतलब होता है उन, है ना। दोज का मतलब क्या होता है, उन। समझ में आ रहा है, दोज का मतलब उन या वे, उन या वे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना दोज कार्स या दोज पीपल या दोज स्टूडेंट्स या दोज पेन्स, समझ में आ रहा है। तो दोज का ये मतलब होता है, दोज बेसिकली एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहां पर क्या लिखा, दोज पेरेंट्स, यानी कि उन पेरेंट्स की, हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन पेरेंट्स की, यानी कि दूर कोई खड़े होंगे पेरेंट्स, उनकी बात हो रही है, उन पेरेंट्स की, टीचर्स की और बड़ों की, उन पेरेंट्स की, टीचर्स की, बड़ों की। तो यहां पर बेसिकली जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की और अपने से बड़ों की। यहां पर ये कहना चाह रहा है, यहां पर उनकी बात नहीं कर रहा है, यहां पर अपनों की बात कर रहा है। तो अपने के सेंस में क्या आता है, अपने के सेंस में यहां पर आता है क्या, यहां पर आता है पजेसिव प्रोनाउन की। आपको यहां पर आपको पजेसिव एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, यहां पर आपको एक पजेसिव एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, बोलो हाँ कि ना। ये जो होता है एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। दोस्त जो है एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इशारा करने के लिए यूज करते हैं कि दोस्त पीपल, दोस्त पेन्स। हमें यहां पर चाहिए क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि हमें दिखाना है ये अपने पेरेंट्स की और टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, ये करनी चाहिए। तो जब अपना अपनी अपने की बात होती है तो वहां पर पजेशन की बात करते हैं, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। अब सवाल यह है कि एवरीवन का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है। तो एवरीवन क्या है, एवरीवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, है ना। इनके साथ जब आपको पजेसिव एडजेक्टिव लगाना होता है, यहां पर मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, समबडी, ठीक है, या फिर नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। इनका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इनका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या बनता है, हिज। क्या बनता है, हिज। क्यों, क्योंकि इनको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर। ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनको हम सिंगुलर मान के चलते हैं। तो अगर हम इनको सिंगुलर मान के चल रहे हैं और साथ में हमें इनका जेंडर भी नहीं पता, तो जब हमें किसी सब्जेक्ट का जेंडर नहीं पता होता या किसी भी ऑब्जेक्ट का जेंडर नहीं पता होता, तो पहली प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, हम मैस्कुलाइन जेंडर को देते हैं, यानी कि हम इसको क्या मान लेंगे, मैस्कुलाइन। तो मैस्कुलाइन में क्या होता है, ही होता है, और ही का जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है, हिज होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, इसका इन सब का जो पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर आपको इनका क्या लगाना, अगर इनका आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए, इनका आपको क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस, तो क्या बन जाएगा, ही। अगर आपको इनका ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो क्या बन जाएगा, हिम। क्या बन जाएगा, हिम। तो आपको यहां पर चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव, तो इनका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। तो यहां पर दोज पेरेंट्स की जगह पर क्या आ जाएगा, हिज पेरेंट्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। समझ में आया, हाँ कि ना, बोलो क्लियर है। यानी कि एरर आपको बताना है कौन से वाले पार्ट में है। तो दोज पेरेंट्स जहां पर लिखा है उस वाले पार्ट में एरर है। तो कहां लिखा है, दोज पेरेंट्स, ये रहा देखो, दोज यहां लिखा है, जिसमें दोज लिखा होगा वहां पर एरर, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आया भाई समझ में, क्लियर है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला, पॉज करके कर लिया होगा आपने, दे वर मैरिड हैप्पीली, ठीक है। एक फ्रेज होता है, ध्यान रखना, देखो इस तरीके से आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, मैरिड हैप्पीली, मैरिड हैप्पीली। लेकिन ये जो फ्रेज है ये गलत होता है, ठीक है। सही फ्रेज क्या होगा, सही फ्रेज होगा हैप्पीली मैरिड होता है। क्या होता है, हैप्पीली मैरिड। इसको आप डायरेक्ट क्या कर लो, याद भी कर सकते हो, ठीक है, हैप्पीली मैरिड। तो फ्रेज की गलती है यहाँ पर मैरिड हैप्पीली दे रखा है, यहाँ पर होना क्या चाहिए, हैप्पीली मैरिड। यानी कि पार्ट बी में एरर है। तो बी किस में दे रखा है, अब बी का मतलब ये वाला बी नहीं, हमें बी किस में दिया है, बी हमें ए में दे रखा है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। समझे भाई, क्लियर है। मैरिड हैप्पीली की जगह क्या हो जाएगा, हैप्पीली मैरिड। क्या हो जाएगा, हैप्पीली मैरिड, ठीक है। द स्पीकर्स एम्फेसिस इज ऑन द प्रेजेंट डे। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, जोर,
यानी कि स्पीकर का जो सारा जोर है, यानी कि स्पीकर जो बात बोल रहा है, तो ज्यादा वो जोर किस पे डाल रहा है? जोर डाल रहा है वो ऑन द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स, मतलब आज के समय की जो समस्याएं हैं, दैट आर बीइंग फेस्ड बाय ऑर्डिनरी मैन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के साधारण लोग हैं उनके द्वारा जो समस्याएं फेस की जा रही हैं, तो स्पीकर का सारा दबाव उन समस्याओं पर है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर बताना आपको कौन से पार्ट में है। एरर आपको देखो यहाँ पर मिलेगा, आपने कर लिया होगा खुद, देखो एम्फेसिस, देखो एम्फेसिस की जो स्पेलिंग होती है, देखो यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर लिखा है ये लिखा है यहाँ पर, जो कि क्या है? इनकरेक्ट है। एम्फेसिस की जो सही स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? एम्फेसिस, सिंगल एस आता है लास्ट में, डबल एस नहीं आता, ये सही होता है। यानी कि यहाँ पर स्पेलिंग की एरर है। ठीक है, तो यानी कि जिसमें एम्फेसिस आपको दिख जाए वही आपका आंसर, इसमें दिख रहा है तो ये मेरा आंसर, डी मेरा आंसर हो जाएगा। देखो हर क्वेश्चन के नीचे मैंने लिखा हुआ कि कौन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल के टीयर 2 में, यानी कि 2023 का जो टीयर 2 का एग्जाम हुआ है, यानी कि जो मेंस का एग्जाम हुआ है, उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं ये, यानी कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप कर पा रहे हो इन क्वेश्चन को इजीली, अगर अभी तक 4 क्वेश्चन आपने इजीली किए, मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक ही है। अगर आप 4 क्वेश्चन में ही फंस गए किसी 1 या 2 में, तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन कोई बात नहीं। ये 20 दिन की जो मैराथन है ये इसीलिए है ताकि आपके अंदर मैं इंप्रूवमेंट लेके आ सकूं। ठीक है, आगे आ जाओ। दे वॉन्ट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, दे वॉन्ट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, इन फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में या फर्स्ट फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर में रहना चाहते हैं। फर्स्ट फ्लोर, जब हम फ्लोर को मेंशन कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, जब हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट फ्लोर, तो इसका मतलब क्या है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है, ये बिल्डिंग का, ये ग्राउंड हो गया, चलो ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट फ्लोर। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, यानी कि यहां पर जो मुझे उनकी लोकेशन दिखानी है, किसी चीज में नहीं दिखानी है, किसी चीज पर दिखानी है, यानी कि इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, ऐसे बोलेंगे ना, फर्स्ट फ्लोर पर। आप किसी को कैसे बताते हो कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूं, फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूं? तो इन फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा यहां पर, इन फर्स्ट फ्लोर जो है वो नहीं होगा, इसकी जगह पर क्या होगा? ऑन फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, बल्कि ऑन द फर्स्ट फ्लोर होगा, द लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपका एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। क्या है आपका? एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल क्या होता है? जो क्रम को दिखाता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनके साथ में द लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑन द फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ये आपका करेक्ट आंसर है। आपको एरर निकालना है, तो जिसमें फर्स्ट दिखाई दे जाए, सॉरी जिसमें इन, क्योंकि एरर तो इन में है ना, तो जिसमें आपको इन दिखाई दे जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें इन दिखाई दे रहा है, ये आपका आंसर है। ठीक है, लिव इन फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा, लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। क्या हो जाएगा? लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है भाई, अगला पॉज करके आप इसको खुद करो। ठीक है, वी हैज सीन दैट मूवी, कि हमने वो मूवी पहले देख रखी है, हमने वो मूवी पहले देख रखी है, या हम वो मूवी पहले देख चुके हैं। तो वी हैज सीन दे रखा है यहाँ पर क्या दे रखा? वी हैज सीन। ठीक है भाई, हैव जो हम लगाते हैं, हैज जो हम लगाते हैं, वो हम लगाते हैं विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज हम लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या हो? थर्ड पर्सन के साथ में सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर भी हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर देखोगे तो ही, शी, इट या एनी नेम, ठीक है, एटसेट्रा। और हैव हम कब लगाते हैं? हैव हम लगाते हैं विद आई, वी, यू, दे एंड एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैव हम लगाते हैं आई, वी, यू, दे, या इसके अलावा कोई और प्लूरल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उनके साथ में क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। तो यहां पर देखो जो वी है, वी के साथ में अगर मैं आपसे पूछूं क्या आएगा, तो वी के साथ में क्या आएगा? हैव आएगा। तो यहां पर हैज की जगह पर क्या आ जाएगा? यहां पर हैज की जगह पर आ जाएगा हैव, हैज की जगह पर क्या आ जाएगा? हैव। ठीक है, तो एरर किस में है? पार्ट ए में, इस वाले पार्ट में। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखो, द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, इसमें एरर है, आपको पहचानना है। पॉज करके आप इसको खुद को कर लो। चूज द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर। यहां से देखो आपका सेंटेंस है, थ्रो अ राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन वाटर। थ्रो अ राउंडर स्टोन, यानी कि एक राउंडर स्टोन थ्रो करो, यानी कि फेंको, टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर। आपने देखा होगा बच्चे जो है ना, वो एक पत्थर लेते हैं और पत्थर लेके ऐसे नदी में फेंक के मारते हैं या किसी झील तालाब में फेंक के मारते हैं, तो वो पत्थर क्या है ना, ऐसे उछलता 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 क्या करता है, वो पत्थर जो है काफी दूर तक वो ट्रेवल करता है, होता है ना। तो उसी की बात हो रही है। तो कोई किसी को बोल रहा है कि थ्रो अ राउंडर स्टोन, कि मतलब राउंडर का मतलब क्या हुआ? राउंड का मतलब क्या होता है? गोल।
राउंड का मतलब क्या होता है, गोल, और राउंडर क्या हो गया, उसी का कंपैरेटिव हो गया। यहां पर यही चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो मेरे भाई, एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव नाम से एक चीज होती है, आपने देखा होगा एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। क्या होता है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, समझा देता हूं। देखो जैसे मैं बोलूं फर्स्ट, फाइनल, लास्ट, कंप्लीट, एंटायर, यूनिवर्सल, परफेक्ट, यूनिक, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ठीक है, एटसेट्रा। जितने भी मैंने यहां पर एडजेक्टिव लिखे हैं ये सारे के सारे होते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्या होता है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसे एडजेक्टिव जो अपने आप में परिपूर्ण हैं, अपने आप में पूर्ण है। अपने आप में पूर्ण होने का क्या मतलब होता है कि ना इनका कंपैरिजन हो सकता और ना आप इनको सुपरलेटिव की फॉर्म में यूज कर सकते। क्योंकि देखो अगर मैंने बोला गुड, तो गुड अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं, क्योंकि मुझे पता है गुड से भी अच्छा कुछ होता है, बेटर। तो यानी कि गुड अपने आप में पूरा तो नहीं था, गुड से अच्छा भी कुछ होता है, यानी कि गुड से अच्छा क्या होता है, बेटर। और मुझे पता है कि बेटर से भी अच्छा कुछ होता है, क्या होता है, बेस्ट। क्या होता है, बेस्ट। यानी कि गुड अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, एडजेक्टिव तो है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी भी चीज को बोलता हूं फाइनल, क्या बोलता हूं, फाइनल, या ऐसी एक यहां पर एक और लिख लो, डेड। अगर मैं किसी चीज को बोलता हूं फाइनल, अगर मैंने बोल दिया कि भाई वो चीज फाइनल है, वो चीज क्या है, फाइनल है, तो फाइनल का मतलब क्या है, फाइनल। फाइनल का मतलब भी होता है कि उसके बाद कुछ नहीं है। तो आप इसको मोर फाइनल तो नहीं बोल सकते, मोस्ट फाइनल तो नहीं बोल सकते, फाइनल का मतलब ही फाइनल है। अब मैंने किसी व्यक्ति को बोल दिया डेड, मैंने क्या बोल दिया, डेड, कि ही इज डेड। तो डेड का मतलब खत्म है कहानी, यानी कि उसके बाद कुछ नहीं है, ना उससे पहले कुछ था। डेड का मतलब डेड है। कम डेड, ज्यादा डेड क्या होता है, कुछ नहीं होता। ऐसे अगर मैं किसी चीज को बोल रहा हूं कि फर्स्ट है, तो फर्स्ट का मतलब फर्स्ट है। ज्यादा फर्स्ट और कम फर्स्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अगर मैं किसी चीज को कंप्लीट बोल दिया कि कंप्लीट है, तो कंप्लीट का मतलब कंप्लीट है। कम कंप्लीट, ज्यादा कंप्लीट क्या होता है। अगर मैंने परफेक्ट बोल दिया तो मतलब परफेक्ट है। यानी कि जितने भी ऐसी, अगर मैंने किसी चीज को बोल दिया राउंड है, तो राउंड का मतलब राउंड में उसको कब बोल रहा हूं, जब वो ऐसा दिख रहा है तभी मैं उसको राउंड बोल रहा हूं। तो कम राउंड, ज्यादा राउंड कुछ नहीं होता। अगर आप इसको बोलोगे कि सर ये कम राउंड है, तो कम राउंड नहीं बल्कि ओवल है, ओवल शेप है। क्या है ये, ओवल शेप है। तो कम राउंड, ज्यादा राउंड नहीं होता, राउंड राउंड होता है, अपने आप में वो एब्सोल्यूट है। ऐसी ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर स्क्वायर होता है। तो जितने भी यहां पर एडजेक्टिव दिखाई दे रहे हैं ये सारे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, ठीक है। इनका यहां पर आप लिख लो नोट में, ठीक है। नोट में क्या लिखोगे, नो कंपैरेटिव, कि ना तो इनका कंपैरेटिव यूज होता, नो सुपरलेटिव, ना इनका सुपरलेटिव यूज होता। समझ गए, इतनी सी बात अगर आप याद रख लोगे तो भैया आपकी मौज है। नो कंपैरेटिव, नो सुपरलेटिव। तो यहां पर देखो राउंड का क्या कर रखा है, राउंडर। राउंड का क्या कर रखा है, राउंडर। तो आपको पता है कि इसका सही फॉर्म आपको देखना कि सही कौन सा होगा। तो थ्रो द राउंडेस्ट, सुपरलेटिव है, नहीं हो सकता, ठीक है। थ्रो अ मोर राउंड, कंपैरेटिव है, नहीं हो सकता, क्योंकि मोर का मतलब कंपैरेटिव हो गया, नहीं हो सकता। थ्रो अ मोर, देखो ये मोर भी है राउंडर भी है, यानी कि ये भी कंपैरेटिव है, नहीं हो सकता। थ्रो अ राउंड, देखो केवल राउंड है, यानी कि ना तो ये कंपैरेटिव है ना ये सुपरलेटिव है, ठीक है। ये अपना पॉजिटिव डिग्री में है, यानी कि ये इसका आंसर है। आपको बताना था कि सही कौन सा है। ये भी टीयर 2 के अंदर आया हुआ ही क्वेश्चन है। कितना मजेदार और कितना प्यारा कॉन्सेप्ट आपको लगा ये, हाँ कि ना। आगे बढ़ो, कर लो पहले आप खुद से। नीतू हैव बिन, अभी हैज और हैव वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहां पर हैज आता है। तो यानी कि इसमें हैव आ रहा है, यानी कि आंसर आपका ये है। एरर इसी वाले पार्ट में। सही क्या होना चाहिए, नीतू हैज। क्या होना चाहिए, नीतू हैज, ठीक है। ये आपका सही होना चाहिए, नीतू हैज। कर लो इसको भी पॉज करके। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपको चारों में से बताना है कि कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछने लगे हैं अब कि आपको 4 सेंटेंस दिए और चारों में से आपसे पूछा कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। यानी कि इनमें से जो 3 ऑप्शंस होंगे उसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर होगा, एक जो होगा उसमें एरर नहीं होगा। तो आपको वही बताना है कि किसमें एरर नहीं है। पढ़ो एक एक करके। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। द पार्टिसिपेंट्स यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो प्लूरल है।
आपको सबसे पहले जो चीज देखनी होती है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखनी होती है, यानी कि क्या जो मेरा वर्ब है क्या वो सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है, यानी कि अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या मेरा वर्ब प्लूरल है, बिल्कुल है। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे आपको देखना है कि क्या मेरा प्रोनाउन मेरा एडजेक्टिव प्लूरल है, तो देखो आपका जो एडजेक्टिव वो भी क्या है, प्लूरल है, वो भी क्या है, प्लूरल है। यानी कि इसमें अभी तक मुझे कोई एरर नहीं नजर आ रहा। सेकंड वाले को देखो, द पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, ऑफ द कंपटीशन हैज, देखो हैज यहां पर सिंगुलर हो गया, यानी कि ये गलत हो गया। अगर मेरा सब्जेक्ट मेरे भाई प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, यानी कि ये क्या है, गलत है। अब पार्टिसिपेंट्स, अब देखो पार्टिसिपेंट्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में अ लगा रखा है, तो अ के साथ तो प्लूरल नहीं आता, यानी कि ये भी क्या है, गलत है। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज, अभी मैंने बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आपका जो करेक्ट वर्जन है वो क्या है, ये है। ठीक है मेरे भाई, ऑल क्लियर, समझ में आ रहा है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कर दोगे। 10वां क्वेश्चन, आफ्टर नोइंग ट्रूथ, ठीक है, फ्रेज याद रखो, कुछ तो डायरेक्ट फ्रेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर नोइंग, देखो आफ्टर नोइंग ट्रूथ यहां पर दे रखा है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ यानी कि सच जानने के बाद, तो यहां पर किसी पर्टिकुलर एक सच की बात हो रही है, बोलो हाँ कि ना। यहां पर पर्टिकुलर किसी एक सच की बात हो रही है, दुनिया में बहुत सच है लेकिन यहां पर पर्टिकुलर किसी एक सच की बात हो रही है, तो जब पर्टिकुलर हम किसी एक चीज की बात करते हैं तो वहां पर क्या लगा देते हैं, आर्टिकल द, तो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। देखो ना क्या लिखा है, सच जानने के बाद द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन, यानी कि ज्यूरी को जब सच पता चला तो ज्यूरी ने सही फैसला लिया, यानी कि यहां पर किसी एक पर्टिकुलर सच की बात हो रही है। दुनिया में बहुत सारे सच है लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर सच की बात हो रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एरर किस में है, एरर इस वाले पार्ट में है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ क्या यहां लिखा हुआ है, यानी कि आपका आंसर है, इस वाले पार्ट में आपका एरर है, यानी कि सी में। ठीक है भाई, समझ में आया। 10 क्वेश्चन आपने किए, 10 में से मुझे नहीं पता कि आपके कितने ठीक थे, आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाओ कि अगर 10 में से आपके 10 ठीक थे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। 10 में से अगर आपके 8 के लगभग भी ठीक थे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके 8 से कम ठीक थे मतलब आपकी तैयारी अभी सही नहीं है। ठीक है, आपकी तैयारी अभी सही नहीं है, अभी आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने कॉमन एरर के किए। अब हम करने जा रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, यानी कि एक गलत सेंटेंस दिया होता है उसको आपको इंप्रूव करना होता है, ऐसे अंडरलाइन किया होता है सेंटेंस के किसी एक पार्ट पे किसी एक सेगमेंट के नीचे, उसको आपको इंप्रूव करना होता है। इंप्रूव करने का मतलब कि या तो वो जो अंडरलाइंड पार्ट है या तो वो गलत होगा, उसको आपको सही करना है, या तो कई बार क्या होता है वो सही होता है, आपको उसकी जगह ना रिप्लेस करना होता है कि उसकी जगह मैं चारों ऑप्शन में से कौन सा रखूं कि बिल्कुल सेम मीनिंग दे। ये मतलब होता है सेंटेंस को इंप्रूव करने का। क्वेश्चन नंबर 11, पहले आपको ट्राई कर लो एक बार, आ जाओ। शी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स, मतलब उसके पास एक एबिलिटी थी, एक खासियत थी, टू परसुएड अदर्स, परसुएड का मतलब मनाना। अब एक बात बताओ, एक बार ऑप्शन को ढंग से देखो, क्या ऑप्शन में कहीं पर भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है नो इंप्रूवमेंट लिखा हुआ दिख रहा है? ऑप्शन कोई भी नहीं है, यानी कि आपको इसको इंप्रूव करना ही पड़ेगा, इसको इंप्रूव करना ही पड़ेगा। अब इंप्रूव करने के दो मतलब है, या तो ये गलत होगा उसको सही करना है इसमें से एक ऑप्शन लगा के, या तो ये सही है और इसकी जगह पर इनमें से एक ऐसा लगा दो जो उसकी सेम मीनिंग दे रहा हो आपको। तो परसुएड का मतलब क्या होता है? परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना। परसुएड का मतलब क्या होता है? मनाना या राजी करना, किसी को मनाना या किसी को राजी करना कुछ करने के लिए। बोलते हैं ना कि मतलब मैंने उसे परसुएड कर लिया, मतलब मैंने उसे मना लिया। तो यानी कि परसुएड तो यहां पर लिखा है तो मतलब गलत तो है ही नहीं, क्योंकि परसुएड तो सही मीनिंग दे रहा है आपको। अगर मैंने लिखा शी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स, यानी कि उसके पास एक एबिलिटी है दूसरों को परसुएड करने की, तो गलत तो नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इसको इंप्रूव तो करना है, हमें एक ना एक ऑप्शन तो उठाना है, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन अगर होता तो मेरा आंसर वही हो जाता, नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया, चारों में से एक ऐसा ऑप्शन उठा के यहाँ पे आपको रखना है जो इसी की सेम मीनिंग दे, यानी कि घुमा फिरा के बात सारी की सारी इतनी है कि यहाँ पे आपसे सिनोनियम पूछ रहा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? सिनोनियम पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो हॉल्ट का मतलब क्या होता है, एक एक करके सबका मीनिंग देखो। हॉल्ट का मतलब क्या होता है? हॉल्ट का मतलब होता है टू स्टॉप, यानी कि रुकना। हॉल्ट का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप, यानी कि रुकना। तो क्या ये इसका आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। सप्रेस, सप्रेस का मतलब क्या होता है? सप्रेस का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग बाय यूजिंग फोर्स, यानी कि अपने बल का या शक्ति का इस्तेमाल करके किसी चीज को रोक देना, किसी आंदोलन को, है ना, किसी मूवमेंट को, किसी भी चीज को रोक देना, उसको बोलते हैं सप्रेस, जिसको हम बोलते हैं दबा देना। जैसे बोलते हैं ना कि उसने मुद्दे को दबा दिया,
उसने मुद्दे को दबा दिया, उसने आंदोलन को दबा दिया, अंग्रेजों ने उस आंदोलन को दबा दिया, उस आंदोलन को रोक दिया, तो उसको सप्रेस कहते हैं। तो क्या सप्रेस वाली मीनिंग दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है। आउटरीच, आउटरीच का क्या मतलब होता है? आउटरीच का मतलब होता है ग्रेट एंगर, ग्रेट एंगर यानी कि अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक क्रोध। आउटरीच का मतलब अत्यधिक क्रोध। तो क्या क्रोध का मतलब है यहाँ पर परसुएट? नहीं, एक ही आंसर बचा, इंप्रेस। यानी कि अगर आप यहाँ पर परसुएट की जगह पर इंप्रेस भी लगा दोगे तो मीनिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक जैसा है। परसुएट का मतलब मनाना और इंप्रेस का मतलब किसी को प्रसन्न करना। अगर आप किसी को इंप्रेस कर रहे हो मतलब आपने उसको प्रसन्न कर लिया, आपने उसको मना लिया। यानी कि अगर आप इस परसुएट की जगह पर इंप्रेस कर दोगे तो मीनिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या बोलते हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना, क्लियर है? अभी तक अगर आपने क्लास देखी, अगर अभी तक आपको लगा कि हाँ ये 20 दिन 20 मैराथन वाक्य में अपना जो किया गया वादा है वो पूरा करती है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्वालिटी कंटेंट है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्लास समझ में आ रही है और जो सर पढ़ा रहे हैं, जैसे सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल वो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी और हमें बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी इस वीडियो को क्या करो, पॉज करो 1 मिनट के लिए, सुन लो पहले। पॉज करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जो सीजीएल की या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 5-6 लोगों को शेयर कर दो, ठीक है। उसके बाद आप अभी के अभी इस वीडियो को भाई क्या कर दो, लाइक कर दो, और अभी के अभी अपना एक प्यारा सा कमेंट आप छोड़ दो, या कमेंट आप लास्ट में भी छोड़ सकते हो, पूरा एक्सपीरियंस आप क्लास का पहले ले लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि ये जो मेरी 20 दिन 20 मैराथन है ये बहुत लोगों तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि और इसके पीछे पर्पस इतना ही है क्योंकि मैं जो कंटेंट लेकर आया हूँ, मैं भी आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा लास्ट में कि मैंने पूरी रात बैठ के, रात को 3-4 बजे तक बैठ के मैंने कंटेंट रेडी किया है। मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि मुझे कौन सा क्वेश्चन डालना है, कौन सा नहीं डालना। मैंने बहुत सारे पेजेस पर लिखा है अपने हाथ से, पेन से। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है इन क्लासेस पर। तो आप जल्दी से इसको शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आप बाकी टीचर्स की भी वीडियो तो लाइक करते ही हो, लाइव में जाते हो वहाँ पर भी आपको टीचर चिल्ला चिल्ला के बोलते ही हैं कि अभी के अभी शेयर करो, ये करो। तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा कंटेंट है तो आप कर देना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप भी वीडियो छोड़ के चले जाओ और शेयर लाइक मत करो, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, आ जाओ, कर लो पहले आप खुद। वी मस्ट रिमेंबर दैट वॉट वी टीच आवर चिल्ड्रन, कि मतलब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वॉट वी टीच आवर चिल्ड्रन, कि जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, इज वॉट वी इंकलकेट इन देम। इंकलकेट का मतलब क्या होता है? मन में बैठाना। इंकलकेट का मतलब क्या होता है? मन में बैठाना या मन में डालना। मन में बैठाना या मन में डालना, ठीक है। इसका सिनोनियम जो होता है ना, इसका सिनोनियम क्या होता है? इंस्टिल। तो देखो आपको इतना तो पता लग गया कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पर नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन होता तो मैं वही आंसर लगा देता। मतलब इसकी जगह पर एक ऐसा वर्ड आप यहाँ से निकाल लो जो इसी के बराबर मीनिंग दे रहा हो, और अभी मैंने आपको आंसर बता ही दिया। इंकलकेट का सिनोनिम क्या होता है? इंस्टिल, ठीक है। क्योंकि देखो एक एक करके मैं सबका मीनिंग आपको बताऊं। एंडेंजर नहीं होगा इसका आंसर, इंस्पायर नहीं होगा और इंपोर्ट नहीं होगा। एंडेंजर का मतलब क्या होता है? आपको सारे वर्ड याद रखने हैं, ठीक है। एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, खतरे में डालना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पुट इन डेंजर, पुट इन डेंजर, पुट समवन इन डेंजर, ठीक है। उसके बाद देखा इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब तो आपको पता ही है, प्रेरित करना। इंस्पायर का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो सकता है? एनकरेज हो सकता है, हाँ कि ना। और अगला दे रखा है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात करना, यानी कि बाहर से कुछ मंगाना। बाहर के देश से जब आप कुछ मंगाते हो उसको बोलते हैं आयात करना, और अगर कुछ बेचते हो, कुछ भेजते हो बाहर, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया? आयात करना। तो एक ही है जो इसकी मीनिंग दे रहा है और वो क्या है? इंस्टिल। तो इंस्टिल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। कर लो इसको जल्दी से पॉज करके। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन, की फैक्ट ये है, वास्तविकता ये है कि दैट गॉड क्रिएटेड मैन, कि भगवान ने इंसान को बनाया इन हिज पर्सनल व्यू, अपने पर्सनल व्यू में। भगवान ने इंसान को बनाया अपने पर्सनल व्यू में, ठीक है। बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट, मतलब भगवान ने इंसान को क्या दिया? इंटेलेक्चुअल स्पिरिट दिया, यानी कि समझदारी दी इंसान को। एलिवेट्स हिम, जो उसको ऊपर उठाता है, अबव द बीस्ट्स ऑफ द फील्ड, यानी कि जो जानवर हैं, जानवरों की बात हो रही है। मतलब भगवान ने इंसान को बनाया अपने पर्सनल व्यू में, इंसान को इंटेलेक्चुअल दिया, इंसान को बुद्धि दी, ताकि वो जानवरों से अलग हो सके, ताकि वो जानवरों से ऊपर हो सके बुद्धिमत्ता के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एरर क्या है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा पर्सनल व्यू, यानी कि भगवान ने अपने पर्सनल व्यू में बनाया,
अपने पर्सनल व्यू में। पर्सनल व्यू का क्या मतलब है कि मतलब खुद को जो ठीक लगे, तो भगवान ने खुद को जो ठीक लगे वैसा बनाया। या फिर कह सकते हो, देखो एक चीज याद रखना, एक ना बाइबल का एक वो है, ये एक बाइबल का फ्रेज है एक्चुअल में, ये बाइबल का एक फ्रेज है। बाइबल का फ्रेज उठा के आपको यहाँ पर दिया गया एरर की फॉर्म में। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था क्योंकि हर किसी ने बाइबल तो पढ़ी नहीं होती है भाई, है ना। तो बाइबल का फ्रेज यहाँ पर उठा के डाला हुआ है। तो बाइबल के फ्रेज के अनुसार इसका जो आंसर होगा कि भगवान ने सबको बनाया इन हिज ओन इमेज, इन हिज ओन इमेज, यानी कि अपने खुद की इमेज के अनुसार। यानी कि जो भगवान की खुद की एक इमेज है, भगवान की खुद की एक जो वो है क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी है, या भगवान की खुद की एक समझ है, उस समझ के हिसाब से या उस इमेज के हिसाब से भगवान ने क्या किया, इंसान को क्रिएट किया। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था ये। मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत सारे बच्चों का ही ठीक हुआ होगा एग्जाम में उस समय जब ये मेंस का एग्जाम हुआ होगा। तो उसका जो सही आंसर है वो क्या है, इन हिज ओन इमेज। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, भगवान ने अपने खुद की इमेज के अकॉर्डिंग जो है इंसान को बनाया, इंसान को बनाया। समझ में आ रहा है भाई? ओन इमेज का मतलब क्या हुआ, मतलब खुद के जैसा। ओन इमेज का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, खुद के जैसा, खुद के जैसा। ठीक है, ये बाइबल का फ्रेज है, बाइबल का एक फ्रेज है, तो इसमें ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, ये कर सकते हो, द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ। ठीक है भाई, देखो अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना या गोद लेना, अपनाना या गोद लेना। ठीक है, जैसे मुझे कोई नया पैतरा अपनाना पड़ेगा या मुझे कुछ नई चीज अपनानी पड़ेगी, है ना। समझ में आ रहा है? तो मुझे एक नया जो व्यू है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, या मुझे एक नया जो प्लान है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, या मुझे एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, मतलब अपनानी पड़ेगी। और गोद लेना मतलब किसी बच्चे को गोद लेते हैं, तो जैसे उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया तो दे अडॉप्टेड अ बॉय, दे अडॉप्टेड अ गर्ल। ठीक है, और एक होता है एडेप्ट। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब क्या होता है, कुशल, यानी कि स्किलफुल, जिसके पास स्किल है, स्किलफुल यानी कि कुशल। ठीक है, जो किसी काम को करने में कुशल है। और एक होता है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, ढाल लेना। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, ढाल लेना, मतलब जैसा माहौल है, जैसा एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, या परिवर्तन कर देना। परिवर्तन कर देना कैसे, जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक गाड़ी है, ठीक है, ये मान के चलो गाड़ी है, और मैंने इस गाड़ी को परिवर्तन कर दिया इस तरीके से ताकि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं वो इस गाड़ी में इजीली चढ़ सके। एक बस है तो बस की जो स्टेयर्स होती हैं वो काफ़ी ऊपर होती हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा इसमें लगा दिया ताकि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं वो अपने व्हील चेयर के साथ में इसमें चढ़ सके। यानी कि मैंने गाड़ी को क्या कर दिया, अडेप्ट कर दिया। आई अडेप्टेड द बस, आई अडेप्टेड द बस फॉर हैंडीकैप्ड पीपल, मतलब मैंने बस को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। तो परिवर्तित करने के सेंस में भी अडेप्ट लगाते हैं। और जैसे कई बार बोलते हैं ना कि भाई अपने आप को वहाँ के हिसाब से ढाल लेना, आप मुंबई जा रहे हो तो मुंबई के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, तो क्या बोलूंगा, आई विल हैव टू अडेप्ट माई सेल्फ, मतलब मुझे अपने आप को ढालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो फ्रॉग है यानी कि जो मेंढक है, अडॉप्ट इटसेल्फ, अपने आप को गोद लेता है, क्योंकि अडॉप्ट का मतलब तो गोद लेना होता है, अपने आप को गोद लेता है नहीं, तो यानी कि इसमें एरर तो है, मुझे इतना पता लग गया। टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, यानी कि जो मेंढक है ना वो अपने आप को ढाल लेता है ताकि वो पानी में भी रह सके और वो जमीन पर भी रह सके। तो यहाँ पर आपको पता है ढाल लेने की बात हो रही है, ना गोद लेने की बात हो रही है, ना कुशल की बात हो रही है, बल्कि मेंढक अपने आप को ढाल लेता है। पानी में रहता है तो पानी के हिसाब से ढाल लेता है, जमीन पर रहता है तो जमीन के हिसाब से ढाल लेता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अडेप्ट आना चाहिए। अडॉप्ट की जगह पर क्या आना चाहिए, अडेप्ट। यहाँ पर क्या आना चाहिए, अडेप्ट, अडेप्ट, ये सही आंसर है। तो क्या हो जाएगा, अडेप्ट होगा नहीं, क्योंकि अडेप्ट का मतलब क्या होता है, कुशल। फ्रॉग ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है बदलना, बदलना भी नहीं होगा। और सब्स्टिट्यूशन तो होगा यानी कि चेंज तो होगा, मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो आंख बंद करके ये आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अडेप्ट्स, क्या लिखा है, अडेप्ट्स, ADAPTS, ADAPTS, अडेप्ट्स। ठीक है, इट इज रिपोर्टेड, पॉज करके कर लिया होगा ना आपने, इट इज रिपोर्टेड दैट शी हैज विन। ठीक है, हैज, हैव, हैड, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, याद रखना, हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर दे रखा शी हैज विन, विन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वॉन, विन की जगह पर क्या होगा, वॉन। ठीक है, क्योंकि विन क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो विन, वॉन, वॉन, तो शी हैज वॉन।
तो आंसर क्या हो जाएगा, शी विल वॉन। विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि विल एक मॉडल है, यहाँ पर विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। शी हैड विन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, शी हैज वॉन। देखो हैज भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, शी हैज वॉन, क्या हो जाएगा, शी हैज वॉन। अगला, नटवर वॉज अ फ्रॉडस्टर। फ्रॉडस्टर का मतलब आपको पता है, ये धोखेबाज जो फ्रॉड होता है, हु ऑलवेज ट्राई टू फूलिंग अदर्स। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना, टू के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ठीक है, टू के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। कुछ फ्रेजेस बता रहा हूं, जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, अवर्स टू, लुक फॉरवर्ड टू, अवर्स टू, और इसके अलावा क्या हो जाएगा भाई आपका, अवर्स टू के अलावा आपका हो जाएगा एक आपका लुक फॉरवर्ड टू हो गया, अवर्स टू हो गया, और इसके अलावा आपका और भी हो जाएगा, जैसे कि गिवन टू, टेकन टू। हाँ, गिवन टू, टेकन टू, गिवन टू, टेकन टू, यूज्ड टू, ठीक है, एटसेट्रा। इनके साथ में क्या होता है, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या लगाते हैं, आईएनजी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, लुक फॉरवर्ड टू, एवर्स टू, गिवन टू, टेकन टू, यूज्ड टू, ये सारे के सारे ना फ्रेज है, सारे के सारे क्या है, फ्रेज है, जिनके लास्ट में क्या आ रहा है, टू आ रहा है, जिनके लास्ट में क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो जनरली क्या बताया मैंने, जनरली मैंने आपको क्या बताया कि टू के बाद जो हम लगाते हैं वो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब आपको ये सारे के सारे फ्रेज दिख जाए, इनके लास्ट में भी टू आ रहा है, लेकिन इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगाकर हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो याद रखने वाली बात है ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू फूलिंग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, टू फूल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू फूल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नटवर वॉज अ फ्रॉडस्टर हु ऑलवेज ट्राइड टू फूल। या तो फूल लगा दो, या लेकिन यहाँ पर लेकिन फूल नहीं दे रखा, तो कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लो। ये देखो V1 प्लस आईएनजी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी V1 आईएनजी है, आंसर नहीं हो सकता। ये भी V1 आईएनजी है, आंसर नहीं हो सकता। एक ही V1 दे रखा, डिसीव। ठीक है, क्योंकि सेम मीनिंग दे रहा, फूल का मतलब मूर्ख बनाना, डिसीव का मतलब धोखा देना। हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी यहाँ पर, तो अगर फूल नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में डिसीव तो है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डिसीव आ जाएगा। साथ साथ मैंने इनकी स्पेलिंग्स भी याद किया करो, जैसे डिसीव की स्पेलिंग भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। क्यों पूछता है, क्योंकि इसमें ई और आई जो है ना, इसको आपस में बदल देता है वो, जैसे DECIE कर देता है वो एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, सॉट टू एस्टैब्लिश, सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट, सीक का मतलब चाहना, सॉट टू यानी कि जो भारत की आज़ादी की, क्या आज़ादी का जो आंदोलन था वो क्या चाहता था, वो चाहता था टू एस्टैब्लिश यानी कि स्थापना करना, द कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम, द कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम, यानी कि देखा जाए तो ये अपने आप में ठीक लिखा हुआ है। द कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम यानी कि आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है वो एस्टैब्लिश करना चाहता था मूवमेंट, एंड सोशल वेलफेयर, कि मतलब आज़ादी की जो लड़ाई लड़ेगी उसके पीछे मकसद क्या था, कि भाई जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट है उसको हम समाज में एस्टैब्लिश करें। सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक भलाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समाज में स्थापित करें, एज द गोल्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, यानी कि जब भारत आज़ाद होगा तो आज़ादी का कॉन्सेप्ट भारत में होना चाहिए, और इसके अलावा सामाजिक भलाई, नैतिकता, ये भी समाज के अंदर हमारे होने चाहिए। ठीक है, अब आपको इसको करना क्या है ना, आपको इसको इंप्रूव करना है। यहाँ पर कहीं पर भी नो इंप्रूवमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि अपने आप में गलत नहीं है, वो अपने आप में गलत नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर कुछ ऐसा आपको लगाना है जो कि उसकी मीनिंग को चेंज ना करे। आज़ादी के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो प्रोसीजर्स ऑफ फ्री माइंड, क्या यहाँ पर फ्री माइंड की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इसकी बात हो रही है, लेकिन पहले आगे देख लो। सिंबल्स ऑफ विक्ट्री, जीत का सिंबल, जीत के सिंबल की बात नहीं हो रही है, आज़ादी के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, मुझे इतना पता है। मैथड्स टू सिंपैथाइज, यहाँ पर सिंपैथी की बात हो रही है, ये भी नहीं है। एक ही आंसर मिल रहा है इससे जो मैच कर रहा है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। बस इतना आपको देखना होता है। कितना मुश्किल है बताओ उसको देखना और सही आंसर को टिक करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहां पर लिखा है कॉन्सेप्शंस ऑफ फ्रीडम, तो इसी की जगह पर आपको एक ऐसा ऑप्शन देना है जो इसकी मीनिंग दे रहा हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब भी क्या होता है, स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब भी क्या होता है, स्वतंत्रता, यानी कि जो बात यहां पर कर रहा है वही बात यहां पर कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि समाज में स्थापित करना था क्या, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, यानी कि स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा सोशल वेलफेयर। तो आपको देखना था कि चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है
जो सबसे करीब है इसके, किसके, इसके, तो इसके सबसे करीब कौन है, इसके सबसे करीब है बी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। कैरोलिना ओपनड अ सेविंग्स अकाउंट, कैरोलिना ओपनड अ सेविंग्स अकाउंट, एक सेकंड भाई। चलो देखो आगे, अरे अभी नहीं। कैरोलिना ओपनड अ सेविंग्स अकाउंट, कैरोलिना ने एक सेविंग्स अकाउंट खोला टू सेव मनी फॉर लेटर, टू सेव मनी, कैरोलिना ने एक सेविंग्स अकाउंट खोला क्या करने के लिए, टू सेव मनी फॉर लेटर, यानी कि बाद के लिए पैसा बचाने के लिए, ताकि बाद के लिए उसके पास पैसा अभी से बचा रहे। अब इसको आपको क्या करना है, इसकी जगह पर आपको ना देखो यहाँ पर ना एक इडियम दे रखा है बेसिकली यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कितनी चतुराई के साथ में क्वेश्चंस को आजकल दिया जा रहा है। आपको इसको इंप्रूव करते हुए इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा लगाना है जो वही मीनिंग दे जो मीनिंग वो दे रहा है, यानी कि वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है वो, कि मतलब कैरोलिना ने एक सेविंग्स अकाउंट खोला ताकि वो फ्यूचर के लिए पैसा सेव कर सके। तो उसकी जगह पर आपको एक ऐसा ऑप्शन उठा के लिखना है जो बिल्कुल वही मीनिंग दे रहा हो। तो देखो क्या लिखा, फॉर अ कोल्ड डे, फॉर अ कोल्ड डे कोई फ्रेज होता है क्या, कोई फ्रेज नहीं होता। यहाँ पर आपको फ्रेज याद होना चाहिए, इडियम याद होना चाहिए। फॉर अ रेनी डे, ये एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थिति या दिन के लिए बचाना। जैसे कोई कठिन परिस्थिति या कठिन दिन आएगा ना, उसके लिए पहले से बचा कर रखना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर अ रेनी डे, फॉर अ रेनी डे। तो यहां पर भी तो वही बात हो रही है ना, कि उसने एक सेविंग्स अकाउंट खोला ताकि वो भविष्य के लिए, बाद के लिए पैसा बचा सके। तो यानी कि ये मीनिंग आपको दे रहा है फॉर अ रेनी डे, यानी कि उसने सेविंग्स अकाउंट खोला ताकि कठिन परिस्थिति या कठिन दिनों के लिए वो सेविंग्स कर पाए। तो ये इसका आंसर है। फॉर अ सनी डे कोई फ्रेज नहीं है, फॉर अ हॉट डे कोई फ्रेज नहीं है। ठीक है, वैसे भी देखो ना, फॉर अ कोल्ड डे, क्या वो पैसा ठंडी के दिनों के लिए बचाएगी, क्या वो मतलब गर्मी के दिनों के लिए पैसा बचाएगी, या क्या वो मतलब जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी होगी उस दिन के लिए पैसा बचाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिस दिन बहुत ठंड हो उस दिन के लिए पैसा बचा रही है, नहीं। जिस दिन सूरज निकला उस दिन के लिए पैसा बचा रही है, नहीं। जिस दिन बहुत गर्मी होगी उसके लिए पैसा, नहीं। फॉर अ रेनी डे, अब यहाँ पर रेनी डे का मतलब ये मत समझना कि जिस दिन बारिश हो, ये एक फ्रेज है। ये तीनों तो फ्रेज है ही नहीं, इनका तो अपना अपना सेपरेट मीनिंग है, ठंडी का दिन, सूरज वाला दिन, गर्मी का दिन, लेकिन ये अपने आप में एक इडियम है। इसका मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थिति या दिन के लिए। ये आपने याद भी किया होगा, बहुत पॉपुलर इडियम है। अगर आपने याद नहीं किया तो भाई पता नहीं आपने क्या याद किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पॉज करके कर लो उसको। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट, जो इसको क्या करेगा, चेंज करेगा, सब्सटीट्यूट करेगा, इसकी जगह पर आएगा। द रिवर फ्लोइंग अंडर, देखो मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो एक छोटा सा नियम है वो क्या है, कि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद कभी भी डायरेक्ट देखो V1 ING जो है ना, कभी भी नहीं यूज होता। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V1 ING कभी यूज नहीं होता। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद अगर आपको V1 ING लगाना है तो या तो आप इज एम आर में से एक लगाओ, या तो वॉज वर लगाओ। ठीक है, या तो विल बी शैल बी लगाओ, एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद आप लगा सकते हो V1 ING, क्या लगा सकते हो, V1 ING। सबका अपना अपना यूज है। ठीक है, इज एम आर कब लगाओगे, जब आपको प्रेजेंट में किसी काम को कंटिन्यू होता दिखाना हो, क्योंकि आईएनजी लगने का मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट में किसी काम को कंटिन्यू दिखाना चाहते हो तो इज एम आर के साथ V1 ING। पास्ट में किसी काम को कंटिन्यू दिखाना चाहते हो कि पास्ट में कोई काम चल रहा था तो वॉज वर के साथ V1 ING। फ्यूचर में कंटिन्यू होता हुआ दिखाना चाहते हो तो विल बी शैल बी के साथ में V1 ING। ठीक है, डिपेंड करता है। तो यानी कि गड़बड़ तो इसमें है। या तो आप सब्जेक्ट के साथ क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट आप या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES कई बार हम ऐड करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है ना, या तो V1 या फिर V1 के साथ SES, V1 के साथ SES। कब कब लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ में V1 और V1 प्लस SES कब लगाते हैं, ये हम तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर। यानी कि अगर आपका ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो उसके साथ में V1 के साथ में SES आ जाएगा, लेकिन अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो केवल V1 आ जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब देखो एक बार एग्जांपल्स देखो। द रिवर फ्लोइंग, तो वॉज फ्लो हो सकता है क्या, वॉज फ्लो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वॉज वर के बाद V1 प्लस ING आता है, वॉज वर के बाद V1 कभी नहीं आता। वॉज वर के बाद क्या आता है, V1 ING आता है। या तो V1 ING आता है या वॉज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है।
वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आता है, कब? पैसिव में। कब आता है? पैसिव में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे इज एम आर के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, कब? पैसिव में। इज एम आर के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, कब? पैसिव में। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ सकता, तो गलत है। अच्छा, सब्जेक्ट के साथ में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। आगे पढ़ो, क्या इज फ्लो हो सकता है? नहीं, या तो इज एम आर के साथ V3 होगा या इज एम आर के साथ V1 ING होगा, हाँ कि ना? छोटी सी चीज है, समझ लो, केवल V1 तो नहीं होगा, केवल V1 तो नहीं होगा, तो इज फ्लो नहीं होगा, या तो इज फ्लोइंग, ठीक है, या फिर इज के साथ V3 हो सकता था, इज फ्लोड, ऐसा करके कुछ हो सकता था। इज फ्लोड देखो यहां पर दे रखा है, अब आपको लगेगा सर तो ठीक है, द रिवर इज फ्लोड। इज फ्लोड लगाने का मतलब क्या है कि आप पैसिव बना रहे हो, इसके साथ अगर आप V3 लगा रहे हो यानी कि आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव का मतलब ही आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि आप क्या बोल रहे हो? नदी को बहाया जाता है, नदी को बहाया जाता है, नदी बहती है, नदी बहती है, नदी को कोई और नहीं बहाता, नदी खुद बहती है, तो पैसिव नहीं बन सकता। पैसिव का मतलब सब्जेक्ट के द्वारा काम कराया जाता है, तो पैसिव नहीं बन सकता। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, फ्लोज, यानी कि नदी बहती है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, रिवर थर्ड पर्सन भी सिंगुलर भी है, तो वर्ब में एस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? द रिवर फ्लोज, यानी कि नदी बहती है। काम को कंटिन्यू होता हुआ नहीं दिखा रहा, बल्कि एक जनरल टर्म की बात कर रहा हूं कि भाई नदी बहती है, इस ब्रिज के नीचे से नदी बहती है। एक जनरल टर्म बता रहा हूं जो एक जनरल सी चीज है, समझ में आ रहा है? काम को कंटिन्यू होता हुआ नहीं दिखा रहा, ना मैं दिखा रहा कि काम हो चुका है, सिंपल। 10 क्वेश्चन आपने अभी किसके किए? सेंटेंस इंप्रूवमेंट के किए, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन किसके करोगे? अब 10 क्वेश्चन आप देखो, यहां से आपको क्लियर क्वेश्चन, साफ क्वेश्चन थोड़ा सा दिख रहा होगा, है ना? अब 10 क्वेश्चन आप किसके करोगे? अब आप करोगे किसके? क्या था अभी? ब्लैंक के, यानी कि आपको ब्लैंक में एक सही ऑप्शन फिल करना है। फटाफट से आप इसको पॉज करके पहले खुद कर सकते हो। कौन से एग्जाम में आया हुआ है? एसएससी CHSL Tier 2 में आया हुआ है, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, एक सेकंड भाई। चलो, नीदर ऑफ द बिस्किट्स, नीदर ऑफ द बिस्किट्स, ठीक है, देखो भाई समझ लो ध्यान से। ईदर, नीदर, एनी, एक एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, प्रोनाउन का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोनाउन का, ठीक है, समझ में आया? ध्यान रखना, एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा, ठीक है, वो नाउन हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर। और अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा सबका सब क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन के बाद जो नाउन आएगा, ठीक है, यानी कि सॉरी ऑफ के बाद, इस ऑफ के बाद जो, यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं ईदर प्लस ऑफ प्लस नाउन, यहाँ पर जो नाउन आएगा, यहाँ पर जो नाउन आएगा, ये नाउन आपका हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल। ये नाउन आपका क्या रहेगा? हमेशा प्लूरल, ठीक है। लेकिन आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, या आपका जो वर्ब होगा, या आपका जो एडजेक्टिव होगा, ये सारा का सारा क्या रहेगा भाई? सिंगुलर। सारा का सारा क्या रहेगा? सिंगुलर। इस चीज़ को आप याद रखना, याद रख लोगे? क्या बोला मैंने? दोबारा समझो। अगर ईदर, नीदर या एनी, ईदर, नीदर या एनी के डायरेक्ट बाद अगर एक नाउन आ रहा है, डायरेक्ट बाद, यहां पर लिख लो आप, ईदर प्लस डायरेक्ट एक नाउन आ रहा है, तो ये नाउन क्या रहेगा? आपका सिंगुलर, ठीक है। और आपका जो हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव, ठीक है, ये सब क्या रहेगा? ये सब भी जाहिर सी बात है क्या रहेगा? सिंगुलर। क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। याद रख लोगे? अगर डायरेक्ट इसके बाद एक नाउन आ रहा है, ईदर या फिर नीदर या एनी, इनके बाद अगर डायरेक्ट नाउन आ रहा है तो वो नाउन क्या रहेगा? सिंगुलर। वो नाउन क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, ठीक है। वो नाउन क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। और इसके बाद जो आने वाला वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव है, सब सिंगुलर, यानी कि सारी चीजें सिंगुलर। लेकिन अगर इधर के बाद ऑफ लग जाए तो उसके बाद जो नाउन अब आएगा वो आपका नाउन बन जाएगा प्लूरल, लेकिन देखो बाकी चीजें ऊपर की तरह सिंगुलर ही हैं। बस यही फर्क है, समझ गए? ये एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, एक प्रोनाउन का भी काम करता है। एडजेक्टिव कब होता है? जब डायरेक्ट नाउन होता है। प्रोनाउन कब होता है? जब ऑफ लग जाता है, ऑफ के बाद नाउन होता है। तो दोनों में फर्क क्या है? अगर डायरेक्ट नाउन है तो वो नाउन सिंगुलर और बाकी चीजें भी सिंगुलर। अगर
डायरेक्ट नाउन नहीं है, ऑफ के बाद नाउन हो तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन बाकी चीजें क्या हो जाती हैं, सिंगुलर। बाकी चीजें क्या हो जाती हैं, सिंगुलर। समझ गए, पढ़ा होगा आपने। तो देखो यहाँ पर नीदर के बाद ऑफ लिखा है, नीदर के बाद क्या लिखा है, ऑफ, यानी कि यहाँ पर जो नीदर है एक प्रोनाउन का काम कर रहा है मेरे भाई। तो पहले तो चेक करो कि क्या इसके बाद वाला जो नाउन है, नीदर ऑफ या ईदर ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए। तो क्या प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है, द बिस्किट्स। यहाँ पर तो कोई एरर ही नहीं है। नीदर ऑफ द बिस्किट्स, नीदर ऑफ द बिस्किट्स यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिए, जो तुमने मुझे दिए। अब यहाँ पर ब्लैंक में देखो क्या क्या है, कंटेन एक है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल माना जाता है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस लगा होता है वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज है, ठीक है। यानी कि ये जो वर्ब है ये आपका क्या है, प्लूरल वर्ब, ये आपका क्या है, प्लूरल वर्ब। जबकि अभी मैंने क्या बताया कि जो आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा या वर्ब आएगा एडजेक्टिव, वो सारा सिंगुलर रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो क्या ये इसका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो दोनों ही केसेस में जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है एडजेक्टिव है, वो दोनों केसेस में क्या है, सिंगुलर है, जबकि कंटेन क्या है, प्लूरल है। अच्छा आगे देखो, आर कंटेंट, ये भी तो प्लूरल है, ये भी नहीं हो सकता। इज कंटेन, इज सिंगुलर है माना मैंने, इज सिंगुलर है मैंने माना, लेकिन क्या इज के साथ कभी वी1 आता है, इज के साथ कभी वी1 आता है, नहीं आता। अभी तो मैंने पीछे बताया था, इज के साथ या तो वी1 और आईएनजी आता है, या तो इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो ये तो वैसे भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कंटेन्स। क्योंकि देखो अभी मैंने ऊपर बताया कि जो वी1 और एस होता है, वी1 के साथ में जो एस होता है, इसको हम क्या मानते हैं, हमेशा सिंगुलर। क्या मानते हैं, सिंगुलर। तो मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यानी कि आंसर क्या आ गया, कंटेन्स, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर डायरेक्ट इनके बाद में नाउन है, इधर नीदर या एनी के बाद में, तो वो नाउन सिंगुलर, लेकिन अगर ऑफ के बाद नाउन हो तो वो नाउन प्लूरल। लेकिन दोनों केसेस में सिमिलर क्या है कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव सबका सब क्या है, सिंगुलर है, ऊपर भी सिंगुलर नीचे भी सिंगुलर, ठीक है। ऑल क्लियर। अगला क्वेश्चन पॉज करके करो। आगे देखो, स्टैनली, स्टैनली डैश टू प्ले द वायलिन नाउ, कि स्टैलिन जो है ना वो वायलिन प्ले करना, देखो लर्न है तो यानी कि सीख रहा है जो भी है, विद एन एमेच्योर इंस्ट्रक्टर। लेकिन जो उसका इंस्ट्रक्टर है वो एमेच्योर यानी कि प्रोफेशनल नहीं है, जो उसको सिखाने वाला है वो प्रोफेशनल नहीं है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर स्टैनली यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, हाँ हाँ कि ना। तो सिंगुलर के साथ में इज भी आता है, हैड भी आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज भी आता है और विल भी आता है। अब आपको चेक करना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर कर दोगे इज लर्निंग, तो क्या इज एम आर के साथ वी1 आईएनजी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मीनिंग क्या बन जाएगी, सीख रहा है, क्योंकि इज एम आर के साथ वी1 आईएनजी का मतलब है कि कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहे हैं, यानी कि स्टैनली वॉयलेंट सीख रहा है, ठीक है। स्टैनली वॉयलेंट सीख चुका था, हैड लर्नड, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है और ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट, सब करेक्ट है। इज एम आर के साथ वी1 आईएनजी आता है, हेड के साथ में वी3 आता है, वॉजवर के साथ में वी1 आईएनजी आता है और विल शेल के साथ में वी1 आता है। ग्रामेटिकली सब करेक्ट है। अब आपको देखना है कि कौन से टेंस में बात की जा रही है। ढंग से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, नाउ। नाउ का मतलब क्या है कि बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। तो जब बात प्रेजेंट की हो रही है तो फ्यूचर खत्म, पास्ट खत्म, पास्ट खत्म, एक ही ऑप्शन बचा करेक्ट। इस तरीके से आंसर्स को करना होता है, ठीक है। जब आपने देख लिया कि बात प्रेजेंट की हो रही है तो हैड पास्ट में आता है, वॉज भी पास्ट में आता है और विल किस में आता है, फ्यूचर में आता है। तो तीनों क्या हो गए, खत्म हो गए, यानी कि स्टैनली जो है वॉयलिन सीख रहा है, इज लर्निंग। अगला करो भाई इसको जल्दी से, कर लिया। मोनीश एंड रवि, यानी कि सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। तो यानी कि देखो प्लूरल वर्ब हो सकता है, सिंगुलर वर्ब है ये नहीं हो सकता, सिंगुलर वर्ब है ये भी नहीं हो सकता, सिंगुलर वर्ब है ये भी नहीं हो सकता। तो आपने ऑप्शन को देखते आंसर निकाल दिया कि आर आएगा, क्योंकि देखो ना इज भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, हैज भी सिंगुलर के लिए और हैज भी सिंगुलर के लिए, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा आपका आर, और कुछ देखना ही नहीं है, आर मूविंग, ठीक है। करंटली, करंटली का मतलब वर्तमान में, करंटली का मतलब वर्तमान में। तो जब वर्तमान में की बात हो रही है तो वर्कड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट होता है। क्या होता है, ये पास्ट होता है। वर्कड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट है, तो पास्ट तो नहीं होगा, क्योंकि करंटली का मतलब क्या है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, ठीक है। प्रेजेंट में आर आता है, हैव भी आता है, लेकिन वर नहीं आता, वर नहीं आता। अब देखो ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट और दोनों प्रेजेंट में भी आते हैं। आर के साथ वी1 आईएनजी आता है और हैव के साथ में वी3 आता है, हैव के साथ में वी3 आता है। अब देखो अगर बोल रहा है वो करंटली यानी कि वर्तमान में, वर्तमान में मिट्टू और रवि जो है डैश
हार्ड टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। एक बात आओ, जब बोल रहा है कि वर्तमान में वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो जब वर्तमान में बोल दिया इसका मतलब क्या है कि वो काम अभी चालू है, वो काम अभी चल रहा है, वो काम अभी चल रहा है। क्योंकि अगर वो काम खत्म हो गया होता तो करंटली नहीं लिखा होता। सोचने वाली बात है, अगर करंटली लिखा है तो मतलब काम प्रेजेंट में, और काम क्या है, कंटिन्यू है। काम क्या है, कंटिन्यू है। तो जब काम को कंटिन्यू दिखाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि आर वर्किंग। यानी कि वर्तमान में मिट्टू और बिट्टू जो है ना, आर वर्किंग वेरी हार्ड, मतलब बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, डेडलाइन से मीट करने के लिए। यानी कि अभी डेडलाइन से मीट उन्होंने किया नहीं है, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट उन्होंने किया नहीं है। तो हैज हैव जो होता है वो किसको दिखाता है, काम के कंप्लीट होने को दिखाता है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं हम इसको, हाँ कि ना, क्लियर है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू, अब यहां पर देखो, यहां पर ना 4 आपको फ्रेज दे रखे हैं भाई, 4 आपको फ्रेज दे रखे हैं। आपको फ्रेज का मीनिंग अगर नहीं पता तो आप कर ही नहीं पाओगे। आपको फ्रेज का मीनिंग पता होना चाहिए भाई, फ्रेज का मीनिंग। जैसे एक दे रखा है आपको गेट ऑन, एक दे रखा है पुट ऑफ, एक दे रखा है ब्रिंग अप, एक दे रखा है ब्रिंग अबाउट। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा या कहा, टू डैश देयर आइडियाज, कि अपने आइडियाज को डैश करो ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन, कि अपने आइडियाज को डैश करो, मतलब अपने आइडियाज को पेश करो, अपने आइडियाज को लाओ, अपने आइडियाज को जाहिर करो। यही कहने का मतलब है कि अपने आइडियाज को पेश करो या अपने आइडियाज को लाओ। ठीक है, तो समझते हैं गेट ऑन का मतलब क्या होता है। गेट ऑन का मतलब उम्र बढ़ना भी होता है, ठीक है, और किसी से अच्छे संबंध होना भी होता है, किसी से अच्छा संबंध होना भी होता है। ठीक है, उम्र बढ़ना या किसी से अच्छा संबंध होना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन, यानी कि टालना। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, किसी काम को टालना, कि यार बाद में कर लूंगा। ठीक है, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अप का मतलब लाना भी होता है। ठीक है, पेश करना भी कह सकते हो, और पालना भी होता है इसका मतलब। ब्रिंग अप का मतलब पालना भी होता है। और ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है भाई, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज समथिंग टू हैपन, कॉज समथिंग टू हैपन। ठीक है, कॉज समथिंग टू हैपन, यानी कि किसी चीज के होने का कारण बनना, है ना। जैसे कि दैट, जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि दैट मूवमेंट, दैट मूवमेंट यानी कि वो जो आंदोलन था, ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ क्योस, अ लॉट ऑफ क्योस, यानी कि वो जो मूवमेंट था, ठीक है, वो बहुत सारे क्योस का कारण बना। यानी कि उस मूवमेंट ने क्या किया, क्योस को कॉज किया, क्योस को क्या किया, कॉज किया। यानी कि क्योस के होने का, क्योस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा शोरगुल, बहुत ज्यादा उथल पुथल, क्योस के होने का क्या बना, कारण बना। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब किसी चीज के होने का कारण बनना। अब यहां पर क्या बोल रहा है, टीचर बोल रहा है, क्या टीचर उम्र बढ़ाने की बात कर रहा है, क्या टीचर पोस्टपोन करने की बात कर रहा है, या क्या टीचर किसी काम के होने की कॉज करने की बात कर रहा है, नहीं। यहां पर टीचर बोल रहा है कि अपने आइडियाज को लाओ, अपने आइडियाज को पेश करो ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रिंग अप, क्या हो जाएगा, ब्रिंग अप योर आइडियाज। हम किसी को बोलते हैं ना ब्रिंग अप योर आइडियाज, मतलब अपने आइडियाज को लेकर आओ, अपने आइडियाज को पेश करो। और ब्रिंग अप का मतलब कहीं ना कहीं पालना भी होता है, ध्यान रखना। जैसे बोलते हैं ना कि आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली, बोलते हैं ना आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली, मतलब मेरा जो लालन पालन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। या फिर ही ब्रॉट मी अप, उसने मुझे पाला है। तो ब्रिंग अप का मतलब पालना भी होता है। ठीक है, अगला, द वॉर डैश बैडली। देखो वॉर क्या आपका सिंगुलर एक सब्जेक्ट है, तो क्या हैव हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन बचे, हैज, वॉज या इज। आगे देखो यहां पर जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे सर जी इज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, सर वॉज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकता है, और सर हैज के साथ भी। हैज के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये आपका एक्टिव होता है, क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। अगर इज एम आर, अगर इज एम आर या वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मतलब ये पैसिव बन जाता है। क्या बन जाता है, पैसिव, क्योंकि एक्टिव में तो इनके साथ वी वन आईएनजी आता है। अब अगर आप इसको पैसिव बना दोगे तो ये जो आपका वॉर है ना, वॉर, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सोचने वाली बात है कि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए पैसिव मान लेते हो सेंटेंस को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि वॉर जो था ना वो डैमेज हुआ था, वॉर डैमेज हुआ था, या वॉर ने डैमेज किया था कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहां पर डैमेज वॉर हुआ है या वॉर ने डैमेज किया है, तो आप कहोगे सर वॉर ने डैमेज किया है। यानी कि वॉर जो है ये आपका सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो मतलब ये पैसिव नहीं हो सकता। अगर ये पैसिव नहीं हो सकता तो मतलब ना तो यहां पर इज एम आर आ सकता, ना यहां पर वॉज वर आ सकता, ना यहां पर इज एम आर आ सकता, ना यहां पर वॉज वर आ सकता। यहां पर क्या आएगा, हैज। यानी कि वॉर ने डैमेज किया है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
मैंने क्या बताया, एक्टिव को दिखाता है, मतलब ये एक्टिव सेंटेंस है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर आप इसको पैसिव मान लेते तो मतलब ये जो वॉर है ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता, और ऑब्जेक्ट बनने का मतलब है कि जो वॉर है ना वही डैमेज हुआ है, वॉर ने डैमेज किया नहीं है, वॉर ही डैमेज हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा या कहा, ठीक है, टू डैश देयर एस्से, अपने एस्से को डैश करो बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले अपने एस्से को क्या करो, लैंड इन करो। ठीक है, जैसे कि लैंड इन का क्या मतलब होता है, लैंड इन का मतलब होता है डालना, जैसे कि दिस एटीट्यूड विल लैंड यू इन डेंजर समडे, इन डेंजर समडे। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना ये तुम्हें खतरे में डाल देगा। तो लैंड इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में डाल देना, या फिर कह सकते हैं एंड समथिंग, एंड रिजल्ट कह सकते हो, क्या बोल सकते हो, एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट। ठीक है, किसी चीज का एंड रिजल्ट दिखाने के लिए। पुट ऑफ का मतलब अभी मैंने आपको बताया था पोस्टपोन होता है, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन। हैंड इन का मतलब क्या होता है, सौंपना, सौंपना या दे देना। हैंड इन का मतलब क्या होता है, सौंपना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई मेरी फाइल मुझे सौंप दो, या मेरी जिम्मेदारी मुझे सौंप दो, या मैं तुम्हें तुम्हारी जो फाइल है, तुम्हारे जो दस्तावेज है सौंप रहा हूं, तो हैंड इन कर रहा हूं मैं तुम्हारे, क्या कर रहा हूं मैं तुम्हारे, हैंड इन कर रहा हूं। और हैंड अप का मतलब क्या होता है, हाथ ऊपर करना। पुलिस वाले बोलते हैं ना चोरों को, क्या बोलते हैं, हैंड्स अप, यानी कि हाथ ऊपर करो। तो स्टूडेंट को क्या बोला गया कि अपने जो एस्से हैं उसे क्या कर दो, डाल दो। कहीं डालने की बात हो रही है, नहीं डालने की बात हो रही है। उसे पोस्टपोन कर दो, नहीं, उसे क्या कर दो, सौंप दो। डेडलाइन से पहले क्या कर दो, सौंप दो, यानी कि दे दो। ठीक है, हाथ ऊपर करने के लिए नहीं बोल रहा है, टीचर बोल रहे हैं स्टूडेंट को कि अपने जो एसेज हैं वो आप क्या करो, मुझे सौंप दो, मुझे क्या कर दो, सौंप दो या मुझे दे दो। बाय दिस टाइम टुमारो, यानी कि कल इस समय तक। बाय दिस टाइम का मतलब क्या है, इस समय तक, इस समय तक। कल इस समय तक यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। कल इस समय तक आई डैश द वर्क असाइन टू मी, आई डैश, आई विल हैव डिड। क्या हैव के साथ में कभी आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी है? हैव के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हैव के साथ में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी खत्म हो गया। विल डू, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, बिल्कुल ठीक है। विल हैव डन, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, बिल्कुल ठीक है। विल बी डन, विल बी डन ये होता है पैसिव, ये क्या होता है आपका, पैसिव। ठीक है, देखो जैसे ये आपका एक्टिव है, अगर विल शैल के साथ V1 है, ऐसे लिख लो यहां पर, अगर विल शैल के साथ V1 है, ठीक है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस होता है। क्या होता है भाई, एक्टिव वॉइस। अगर विल शैल के साथ, अगर विल शैल के साथ आपका बी है और बी के साथ V3 है, तो ये हो जाता है आपका पैसिव। क्या हो जाता है आपका, पैसिव। ठीक है, यानी कि दोनों सेम मीनिंग देंगे आपको, लेकिन एक एक्टिव होगा एक पैसिव होगा, और ये तो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि कल इस समय तक मैं ये काम खत्म कर चुका हूंगा, जो भी है, यानी कि ये जो आई है ये आपका सब्जेक्ट है, हाँ कि ना, क्योंकि यहाँ पर काम को खत्म करने की बात हो रही है, काम को खत्म करने की। देखो ना यहाँ पर डन की बात हो रही है, डन का मतलब खत्म करने की बात हो रही है, तो मैं ही तो काम खत्म करूंगा, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूं। अगर मैं सब्जेक्ट हूं, यानी कि अगर पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां पर पैसिव की बात नहीं हो रही है, पैसिव की बात नहीं हो रही है। अगर पैसिव की बात नहीं हो रही तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अब देखो यहां पर क्या लिखा, कल इस समय तक मैं ये काम करूंगा, आई विल डू द वर्क, मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम कर चुका हूंगा। तो जब भी ये लग जाए ना सेंटेंस में बाय दिस टाइम, यानी कि इस समय तक, यानी कि इस समय तक मैं इस काम को खत्म कर चुका होऊंगा, यानी कि फ्यूचर में किसी काम के कंप्लीट होने को दिखाया जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि काम को करूंगा, काम खत्म कर चुका हूंगा। तो जब हम काम को खत्म कर चुके होने की बात कर रहे हैं, काम के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, तो यानी कि परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। और परफेक्ट टेंस कौन सा है, ये वाला है, विल हैव डन। ये कौन सा है, परफेक्ट टेंस है। कौन सा है, परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जब भी बाय दिस टाइम लग जाए इसका मतलब हम काम को कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, काम को फिनिश करने की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, इतना समझ में आ रहा है, हाँ कि ना? यानी कि विल हैव डन, आई विल हैव डन, बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव डन द वर्क असाइन टू मी, द वर्क असाइन टू मी। ठीक है, अगला डैश दैट थॉट, डैश दैट थॉट, होल्ड ऑन टू, होल्ड टू, होल्ड ऑन या होल्ड अगेंस्ट। यहां पर भी आपको क्या दे रखे, 4 फ्रेज दे रखे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? होल्ड ऑन टू का मतलब क्या होता है, टू कीप समथिंग यू लव। हिंदी में क्या बोलोगे इसको, जो आप चाहते हो, मतलब कुछ भी चीज जो आप चाहते हो उसको पकड़ के रखना।
उससे चिपक के रहें। चिपक के रखने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली, जैसे अगर तुम क्रिकेट से प्रेम करते हो तो क्या बोलेंगे, होल्ड ऑन टू क्रिकेट, मतलब क्रिकेट से चिपक के रहो, क्रिकेट को पकड़ के रखो। तो यहाँ पर फिजिकली चिपकने या पकड़ने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मेंटली चिपकने या पकड़ने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। होल्ड टू, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, रुकना। बोलते ना होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, रुकना। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, रुकना, यानी कि वेट या स्टॉप, वेट या स्टॉप। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, वेट या स्टॉप। अच्छा, होल्ड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है भाई, होल्ड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, टू यूज समथिंग एज अ रीजन टू हैव अ बैड ओपिनियन, टू यूज समथिंग टू यूज समथिंग, ठीक है। होल्ड अगेंस्ट का देखो हिंदी में इसको आप समझो कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने आपके साथ कुछ किया है ना, बुरा बर्ताव किया, और आपने उसके बुरे बर्ताव को पकड़ लिया और उसी बुरे बर्ताव के अनुसार आप उससे क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, यानी कि आप उसके बुरे बर्ताव को पकड़ के बैठे हो, आप उसके बुरे बर्ताव को पकड़ के बैठे हो, आपने उसको क्या बना रखा, कारण बना रखा है, उससे बुरा बर्ताव करने का क्या बना रखा है आपने, कारण। जैसे कि आप उससे बुरी तरीके से बात कर रहे हो, तो किसी ने आपसे पूछा कि भाई तुम उससे बुरी तरीके से क्यों बात कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि उसने मेरे साथ जो बुरा व्यवहार किया था, ठीक है, उसने मेरे साथ जो बुरा व्यवहार किया था, मैं उसी को एक कारण के तौर पे यूज कर रहा हूं उसके साथ में ऐसा बर्ताव करने के लिए, ठीक है। तो टू यूज समथिंग एज अ रीजन, एज अ रीजन टू हैव अ बैड ओपिनियन, टू हैव अ बैड ओपिनियन, ठीक है। होल्ड अगेंस्ट, अगेंस्ट आ रहा है ना, तो मतलब आप समझ जाना, होल्ड होल्ड अगेंस्ट आ रहा मतलब आप समझ जाना। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। होल्ड अगेंस्ट हम कब यूज करते हैं, जैसे कि उसने उसके गुस्से को होल्ड अगेंस्ट किया उसके खिलाफ ऐसा व्यवहार करने के लिए, मतलब उसने उसके साथ में जो व्यवहार किया उसके पीछे उसने रीजन क्या बताया कि भैया इसने मेरे ऊपर गुस्सा किया था, मतलब मैंने उसके गुस्से को क्या किया, यूज किया, मैंने उसके गुस्से को यूज किया एक रीजन के तौर पे। कैसा रीजन, उसके साथ में ऐसा बैड व्यवहार करने के लिए, तो उसको बोलते हैं होल्ड अगेंस्ट। क्या बोलते हैं, होल्ड अगेंस्ट। और होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, रुकना। आप कई बार बोलते हो ना होल्ड ऑन, क्या बोलते हो, होल्ड ऑन। और होल्ड टू का मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट। होल्ड होल्ड टू का मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट, मतलब होल्ड टू समथिंग बोलते हैं ना हम लोग, होल्ड टू समथिंग। होल्ड टू समथिंग का मतलब उसको क्या करना, सपोर्ट करना। क्या करना, सपोर्ट करना। जैसे बोलते हैं ना स्टैंड बाय, स्टैंड बाय मतलब सपोर्ट करना। अब यहां पर बताओ क्या बोल रहा है, उस थॉट को डैश करके रखो, इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे, क्योंकि ये जो है ना किसी दिन एक महान आइडिया बनने वाला है। ये जो तुम्हारा थॉट है इसको क्या करके रखो, डैश करके रखो। क्या करके रखो, डैश करके रखो। तो मतलब इस आइडिया से चिपके रहो, इस आइडिया को पकड़ के रखो। तो मैंने क्या बताया, जब हम किसी चीज से प्रेम करते हैं, किसी चीज को पसंद करते हैं, तो हम उस आइडिया को छोड़ते नहीं, उस आइडिया को पकड़ के रखते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, होल्ड ऑन टू। क्या यूज करते हैं, होल्ड ऑन टू। क्योंकि होल्ड टू का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। मैं थॉट को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं उस थॉट को पकड़ के रखूंगा, उस थॉट को अपने पास से जाने नहीं दूंगा, उस थॉट को बनाए रखूंगा। यहां पर उसकी बात हो रही है, ठीक है। और होल्ड ऑन का मतलब तो आपको पता ही है, वेट बोलते हैं ना, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, यानी कि एक सेकंड के लिए रुको, वेट करो, ठीक है। और होल्ड अगेंस्ट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है भाई। द गर्ल वॉज डैश एज शी वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन, जो लड़की थी वो डैश थी एज शी वॉज ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड का मतलब क्या होता है, भीगना। ड्रेंच्ड का मतलब क्या होता है, भीगना, ठीक है। वो बारिश में भीगी थी, इसलिए वो क्या थी, लड़की क्या थी, वो बारिश में भीगी थी, जिसकी वजह से क्या थी, जिसकी वजह से वो टाइट हो गई थी, जिसकी वजह से वो ठंडी हो गई थी। बिल्कुल हो सकता है ना, ठंडी तो हो ही सकता है क्योंकि गीली हुई है। जिसकी वजह से वो लड़की सोना हो गई थी, या जिसकी वजह से वो लड़की नट हो गई थी। बोल्ट का मतलब होता है ना नट, बोल्ट होता है ना, मशीनों में लगाते हैं बोल्ट, नट बोल्ट बोलते हैं ना। तो बारिश में भीगने की वजह से लड़की बोल्ट हो गई थी, या लड़की गोल्ड हो गई थी, या लड़की टाइट हो गई थी, लड़की क्या हो गई थी, कोल्ड हो गई थी। लड़की क्या हो गई थी, कोल्ड, यानी कि ठंडी हो गई थी। द गर्ल वॉज कोल्ड, लड़की क्या थी, ठंडी थी। लड़की क्या थी, ठंडी थी। क्यों ठंडी थी, क्योंकि बारिश में भीगी थी। बारिश में क्या थी भाई, भीगी थी। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई, बोलो हाँ कि ना, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कराए, ठीक है, जिसमें से 10 मैंने आपको कराए क्वेश्चंस कॉमन एरर के, 10 मैंने कराए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, और 10 मैंने कराए ब्लैंक्स के। और मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, एक एक क्वेश्चन को मैंने क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा क्या, अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा वोकैब, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए वोकैब लेके आऊंगा, जिसमें सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, इडियम्स होंगे और वन वर्ड्स होंगे। इसी तरीके से जैसे एक दिन ग्रामर कराऊंगा, एक दिन वोकैब कराऊंगा, और एक दिन जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है जिसके अंदर पैरा, जंबल, क्लोस्टर से सारी चीज़ें रहेंगी। तो इस तरीके से मैं आपको चीज़ें जो है कराने वाला हूँ। तो मैं जितनी भी क्लासेस आपको कराऊंगा उन सारी क्लासेस में आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जैसे 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 एग्जाम थोड़ा सा नज़दीक आएगा,
पहली 10 क्लासेज इस तरीके से चलेंगी। लास्ट की जो 10 क्लासेज होंगी उसमें क्या कराऊंगा, एक ही क्लास के अंदर 70 सवाल कराऊंगा, 80 सवाल कराऊंगा। थोड़ी सी लंबी लंबी क्लासेज वो रहेंगी, ठीक है, थोड़ी सी क्या रहेंगी, वो लंबी क्लासेज रहेंगी भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप इस क्लास को अच्छी तरीके से अगर आपने देख लिया तो इसको नोट्स भी आपने बनाए होंगे, नोट्स नहीं बनाए तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, नोट्स बना लेना। और जैसा मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में अपना जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है क्लास का वो शेयर करते हुए जाना, कमेंट में लिखते हुए जाना कैसा लगा आपको, जेन्युइन जो आपका जेन्युइन ओपिनियन है वो देते हुए जाना, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए सभी को भाई गुड नाइट और जय हिंद।